विश्व के कण कण से भारतीय सभ्यता, संस्कृति, सनातन परंपरा को ढूंढकर विश्व के जन जन तक पहुंचाने के लिए कृत संकल्प सेंटर फॉर सनातन रिसर्च एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता है। जब हम कहते हैं सारी जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा, तो ये महज एक बयान नहीं होता, बल्कि बहुत सी गर्वीली उपलब्धियों से भरा एक एहसास है जो बयां भी होता है और अयां भी होता है। कभी किसी जमाने में कुछ मुट्ठी राशन के लिए संघर्षरत भारत को आज आत्मनिर्भर होते देखना सुखद है। तो चलिए आज भारत की बात करते हैं, भारत के कुछ सवाल भारत से करते हैं और हमारे साथ अपने ज्ञान को साझा करने के लिए आज मौजूद हैं परंपरा, परिपाटी, आधुनिकता, वैज्ञानिकता और आध्यात्मिकता का अनूठा संयोग लेकर के माननीय श्री मिथिलेश कुमार कठेरिया जी। आप सांसद हैं राज्यसभा में और साथ ही साथ आप पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस संसदीय स्थायी समिति सदस्य हैं भारत सरकार में। तो चलिए स्वागत करते हैं, बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में आपका और आज आपकी उपस्थिति पाकर हम सभी धन्य हैं जी। और भारत आज सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और अथक प्रयास की बात कर रहा है और इस क्रम में अगर हम बात करें कि विकास के किस पायदान पर हम हैं, तो एक जनप्रतिनिधि होने के नाते आपका क्या नजरिया है? हमारे देश में जब से माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं जी, और मैं समझता हूँ सौभाग्यशाली है वाराणसी के लोग जी, जो गुजरात से आकर के यहाँ पर उन्होंने सांसद के रूप में चुनाव लड़ा और यहाँ की जनता ने उनको आशीर्वाद दिया, प्रचंड बहुमत से चुनाव जिताया दो बार। जब से वो देश के प्रधानमंत्री बने हैं तो उन्होंने विकास दर को आगे बढ़ाने का काम किया जी, 2014 से पहले हमारे देश की 10 नंबर पे हम आर्थिक विकास में थे। आज हम 24 में आते थे, माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 5वें नंबर पे हैं जी। अभी जब 2026 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार जब देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं 2026 तक हमारा देश विकास दर में तीसरे नंबर पहुंच जाएगा। जी, क्या बात है। तो जब एक आम आदमी विकास की बात सोचता है तो उसके लिए विकास के जो मायने होते हैं बड़े छोटे-छोटे से होते हैं। उसको लगता है कि थोड़े सस्ते में हमारी खाने-पीने की चीज़ें मिल जाएँ, थोड़ा सस्ता राशन हो, थोड़ा सस्ता आवागमन हो, एजुकेशन थोड़ी सस्ती हो और हमारी चिकित्सा भी थोड़ी सस्ती हो। इस दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो विकास का जो क्रम है वो भारत में किस स्थान पर है? देखिए, हमारे देश में जब आदमी बीमार होता था जी, तो उसको अपने को जीवन बचाने के लिए बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता था। यहाँ तक चाहे खेत हो, चाहे घर हो, जी, चाहे दुकान हो, बेचना भी पड़ता था, जी। कर्जे भी देना पड़ता था। हुँ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2018 में जी, आयुष्मान भारत कार्ड नाम से एक कार्ड लॉन्च किया जी, बिल्कुल। जिसपे 5 लाख रुपया का बीमा उस व्यक्ति का है, पूरे परिवार का है और वो अपना आयुष्मान कार्ड अस्पताल दिखाता है जी, और दवाई लेकर के चला जाता है, तो दवाइयों से उसको बहुत राहत मिली। जी। आम जन नागरिक के लिए हुँ, हुँ। प्रधानमंत्री जी के द्वारा जेनरिक औषधि जी, केंद्र खोले गए। जो दवाई 100 रुपए की मिलती थी कहीं पर, जी। वो उन दुकानों में 15 से लेकर 20 रुपए मिलती है। हुँ, हुँ। तो प्रधानमंत्री जी के द्वारा इलाज के क्षेत्र में इतना बड़ा काम किया गया। आज हमारे देश में कितने मेडिकल कॉलेज हैं। उत्तर प्रदेश में ही अभी परसों ही 2 जी, एम्स का शिलान्यास उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री जी के द्वारा। तो स्वास्थ्य के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी गंभीर है। पूरे देश में जी, हॉस्पिटल खुल रहे हैं, दवाइयां मिल रही हैं। जब मेडिकल कॉलेज खुलते हैं, लड़के बच्चे बेटियां हमारी पढ़ती हैं और वो डॉक्टर बनती है। जी। तो इलाज के मामले में हम लोग बहुत आगे हैं।
जी, बिल्कुल। और चूँकि आपका हस्तक्षेप है, आप संसदीय समिति पेट्रोलियम और भारतीय गैस में स्थायी सदस्य के रूप में भी कार्यरत हैं। तो ऐसी स्थिति में एक सवाल लाज़मी है कि चूँकि आर्थिक स्थितियों को तय करने में ऊर्जा के स्रोत का बहुत बड़ा हाथ है और इसी के साथ-साथ आम आदमी की रसोई तक इसकी जो पहुँच है, वो भी बहुत अहम और महत्वपूर्ण है। तो इस दृष्टिकोण से हम किस स्थान पर हैं, कहाँ पर हैं? प्रधानमंत्री जी के द्वारा हमारे देश में पीएम उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जी, 10 करोड़ गैस के कनेक्शन लोगों को दिए गए। जी, उज्ज्वला गैस पे 300 रुपए की छूट भी दी गई जी, और लोग गैस के माध्यम से उनका स्वास्थ्य भी अच्छा हो रहा, आंखों की रोशनी नहीं जा रही, सांस की बीमारी नहीं हो रही। हमारी बहनों को काफी इसका लाभ हुआ। जी, दूसरा, ये गैस पे हो गया, जी, एथेनॉल के कई प्लांट लग रहे हैं, जी, प्राइवेट भी लग रहे हैं। गवर्नमेंट का भी 1 साल पहले पानीपत में हरियाणा में लगा। हमारे यूपी में अभी दातागंज बदायूं में पिछले महीने चालू हुआ, जी, जिसमें पराली और गन्ने की खोई और गन्ने की पाती, इससे एथेनॉल बनेगा। और एथेनॉल की ब्लेंडिंग 20% प्रधानमंत्री जी का टारगेट है जी, कि इसको हम ब्लेंडिंग करें जी, डीजल में, पेट्रोल में। जी। अभी 12% तक हमारी ब्लेंडिंग हो गई है हुँ, हुँ। पेट्रोल में। डीजल में आर&डी सेंटर पे मैं गया था, नोएडा में, जी, बैंगलोर में, जी, तो मैं देखा पूरी तैयारी कर ली गई है और बहुत जल्द डीजल में भी एथेनॉल मिलेगा। और जब एथेनॉल हमारे यहाँ बनेगा, जी, गन्ने की खोई, मक्का और ये पराली, तो अपशिष्ट जो हमारे सड़क पे पड़े हैं वो भी चल जाएंगे और आत्मनिर्भर भारत बनाने की योजना माननीय प्रधानमंत्री जी की है, वो निश्चित रूप से पूरी होगी। माननीय प्रधानमंत्री ने नारा दिया है 2047 तक भारत को हम विकसित करेंगे। जी, विकसित भारत हमारा संकल्प। इस योजना के तहत हम लोग काम कर रहे हैं, हमारी सरकार इस पे सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, जी। ये काम चल रहा है। जी, बिल्कुल। और सबका विश्वास भी यही है कि हम आने वाले समय में आत्मनिर्भर पूरी तरह से हो चुके होंगे और सिर्फ़ आत्मनिर्भर ही नहीं होंगे बल्कि बहुत सारे जो ऐसे लोग-बाग हैं, जो बहुत से ऐसे हमारे पड़ोसी हैं, उनके लिए भी हम एक आशा की किरण लेकर के खड़े होंगे। और इसी आशा की किरण के साथ एक सवाल ये भी है कि अभी हाल-फिलहाल में एक सूचना प्रसारित हुई विभिन्न सूचना प्रकल्पों के माध्यम से कि पेट्रोल और डीज़ल के दाम कम होने वाले हैं। और ये सिर्फ़ चुनावी घोषणा है या हम लोग इस आशा में भी रह सकते हैं कि आने वाले समय में हमें इनकी कम कीमतें अदा करनी पड़ेंगी? देखिए, ये अखबार की न्यूज़ है जी, और माननीय प्रधानमंत्री जी देश के बारे में सोचते हैं, जी, कब क्या करना है ये उनका निर्णय। जी। बिल्कुल। तो अभी हाल-फिलहाल में जो ऊर्जा के बहुत सारे विकल्प हैं, इस पर भी बहुत तेज़ी से भारत में काम हो रहा है और इन विकल्पों को लेकर के हमारी जनता, हम सारे लोग बहुत ज़्यादा आशा में हैं कि हमारे पास ऐसे सस्ते और इको फ्रेंडली संसाधन होंगे, जिनकी वजह से हमारी आने वाली पीढ़ी भी काफ़ी बेहतर ज़िंदगी जी सकेगी। इस पर आपका क्या विचार है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी घोषणा किया है, जी, 1 करोड़ अयोध्या में जी। हम सोलर प्लांट लगा करके हुँ, हुँ। 1 करोड़ लोगों की रूफ सोलर प्लांट देंगे। जी, उसमें काफ़ी डिस्काउंट देंगे और जो आपकी बिजली है, जी, उससे बनेगी। जो घर में आपकी जितनी खपत है, वो रहेगी, बाकी ग्रिड के माध्यम से पावर प्लांट को चली जाएगी। जी, तो उसमें आपकी आमदनी भी बढ़ेगी और प्रदूषण भी कम होगा। जब सोलर से बिजली आएगी, तो कोयला का कम इस्तेमाल होगा, जी, ना मीथेन बनेगी, ना एथेन बनेगी। जी। तो हमें जहरीली गैसों से भी फायदा मिलेगा और सोलर की तरफ मैं तो कहता हूँ सभी को ध्यान देना चाहिए और सबको इस पे काम करें, ताकि आपकी बचत भी होगी और पर्यावरण भी शुद्ध रहेगा। जी, बिल्कुल। और इसी के साथ एक सवाल ये बनता है कि जब भारत जैसे देश में जहाँ आधी आबादी बहुत महत्व रखती है, ऐसे में उस आधी आबादी की मज़बूती को लेकर के हमारी सरकार बहुत सारे प्रयास कर रही है और आने वाले समय में और बेहतर प्रयास भी होंगे। लेकिन उन प्रयासों का ज़िक्र आज आपके माध्यम से करना चाहेंगे।
देखिए, नारी शक्ति जी को बढ़ाने का काम माननीय प्रधानमंत्री ने तब से शुरू किया जब से वो इस देश के पीएम बने। जी महिलाओं की सुरक्षा, पुलिस 102 नंबर गाड़ी यूपी में चलाई गई, पूरे देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए किया गया। अगर कोई महिला रास्ते में रात हो गई है तो पुलिस का नंबर मिलाएगी तो उसको गाड़ी घर तक छोड़ के आएगी। जी एक काम। लड़कियों को पढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया, सुकन्या योजना के अंतर्गत और शादियों के माध्यम से बढ़ाया गया। पीएम गैस योजना, जी ये महिलाओं को समृद्ध करने के लिए चलाई गई। शौचालय, महिलाओं को सुरक्षा के लिए, स्वच्छता के लिए, उनके लिए इज्जत घर बनाए गए। आवास जो 4 करोड़ हमारे देश में बने हैं प्रधानमंत्री जी के द्वारा, उनमें ज्यादातर 70% महिलाओं के नाम है, कुछ जगह पुरुषों के नाम है, तो महिलाओं को। और उसके बाद अभी आपने देखा होगा पार्लियामेंट जो नई बिल्डिंग है जी वो महिलाओं के नाम ही समर्पित हो गई। जी उसमें पहला अधिनियम जो पास किया गया, नारी शक्ति बंधन अधिनियम, ला करके प्रधानमंत्री जी ने उसको पास किया, जिससे पार्लियामेंट की लोकसभा सीटों में, असेंबली विधानसभा सीटों में 33% महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। जी और तो ये नारी शक्ति को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने किया है। महिलाओं के लिए वो रात दिन काम करते हैं और मैं समझता हूं कि हमारे देश की महिलाएं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार भी व्यक्त करती हैं। समय समय देखता हूं वो उनको आशीर्वाद भी देती हैं। जी अभी आपने 3 चुनाव देखे होंगे, जी राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, जहां तो लोग कहते थे राजस्थान में टक्कर है, छत्तीसगढ़ में कोई नाम ही नहीं ले रहा है और मध्य प्रदेश में बड़ा मुश्किल है। जी आप देखा कि इस आधी आबादी की ताकत से, उनके आशीर्वाद से प्रचंड बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में सरकार बनी, आपके छत्तीसगढ़ में बनी और राजस्थान में बनी। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी माताओं और बहनों के सम्मान के लिए पूरे दिन काम करते हैं। और उन्होंने देश का वर्गीकरण जो अन्य लोग जातियों करते हैं, उन्होंने कहा हमारे देश में युवा, महिला, किसान और गरीब, 4 पे ही हम फोकस करते हैं और इनको ही आगे बढ़ाने का काम करते हैं। जी बिल्कुल। तो युवा, किसान, महिला और गरीब, ये 4 जातियां हैं आज के राजनीति की एक बहुत बड़ी ये हम भूमिका देख रहे हैं कि इस तरीके से वर्गीकरण करके आज देश हमारा आगे बढ़ रहा है। महिलाओं की बात हमने कर ली, युवाओं की बात करते हैं। युवा जो हमारे हैं उनकी कुछ अपनी समस्याएं होती हैं। एक युवा यही सोचता है कि हम आत्मनिर्भर कब हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे। तो युवाओं को आत्मनिर्भर करने के लिए इसमें हमारी सरकार की क्या योजनाएं हैं? हमारी सरकार के द्वारा युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए कौशल विकास मिशन योजना लाई गई। उसके बाद पीएम स्वनिधि योजना, इसके बारे में डिटेल बता दूं, रेवड़ी पटरी जो बाजार के लोग दुकानें लगाते थे उनको लोन दिया गया 10,000 रुपया तक से लेके 50,000 रुपया तक। तो उन्होंने अपने व्यापार खड़ा किया। आज हमारे देश में 40 लाख युवाओं को ये व्यापार रोजगार इससे मिला है। चाहे वो नारियल ठेला लगाते हो, चाहे जूस का हो, चाहे किराने छोटा छोटा दुकान लगा करके सड़क के किनारे वालों को बगैर किसी गारंटी के माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबको व्यवस्था दिया, उस पे काम चल रहा है। दूसरा, अभी आपने 17 सितंबर को ये प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक पीएम विश्वकर्मा योजना लॉन्च की गई। उन्होंने देखा जैसे गरीब जो जाति बनाई है उसमें देखा 18 समुदाय के लोग, चाहे वो चमड़े का काम करते हो, चाहे वो बाल काटने का काम करते हो, चाहे कपड़े धोने का काम करते हो, चाहे माला बनाने का काम करते हो, चाहे सुनार हाथ से सोने चांदी बनाने का काम करते हो, ऐसे उन्होंने देखा जो 18 प्रकार के लोग हैं जो अपने हाथ से काम करते हैं, शिल्पकार, मालाकार, मूर्तिकार, जाल बनाते मछली पकड़ने वाला, उन लोगों को पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत
ला करके MSME योजना में भारत सरकार ने रजिस्टर्ड कर दिया जी और उसमें उन्होंने योजना को लॉन्च किया करके इन युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए 7 दिन की ट्रेनिंग रखा है। जी उस 7 दिन की ट्रेनिंग में 500 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से उनको स्टाइपेंड देंगे। जी फिर जब उनकी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी तो उनको 15,000 रुपए का एक टूल किट देंगे। टूल किट देने के बाद जिस डिपार्टमेंट में आपने ट्रेनिंग लिया, चाहे बाल काटने के लिए हो, चाहे आपने चमड़े काम करने के लिए हो, चाहे लॉन्ड्री का काम करने के लिए हो, तो जाकर उससे आप सामान अपना खरीद के अपना रोजगार कर सकते हैं। जी उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि हम इसको बड़ा करेंगे तो 1 लाख रुपए का पहले साल में लोन जी बैंक देगी। अब तो उस लोगों ने कहा इसकी गारंटी कौन लेगा, तो वो भी मोदी जी ने खुद गारंटी ली है कि इनको हम गारंटी देते हैं कि 1 लाख रुपए तक का हम पहले साल में, दूसरे साल में 2 लाख रुपए तक का, तीसरे साल में 3 लाख रुपए तक का। तो युवाओं के ऊपर प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा विजन है। जी खेल नीति में आप देखो कितने हमारे युवा नए खिलाड़ी खेल करके पदक जीत के खिला रहे हैं। जी उनके लिए आपने स्टेडियम बनवाए, जी युवा खेल नीति लाए। हमारे माननीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी जी लगातार उन स्पर्धाओं को कराते रहते हैं। तो हम्म, काफी संख्या में हम लोग युवाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम करते हैं। जी बिल्कुल। तो वैसे तो मोदी जी की गारंटी से लगभग सभी वर्ग संतुष्ट दिख रहा है, लेकिन हमारे देश के किसान कुछ असंतुष्ट से हैं, ऐसा क्यों? हमारे देश में जितने स्टेट हैं, जी हर स्टेट के किसान की फसल पैदा करने का तरीका अलग है। जी अलग अलग फसलें होती हैं। हम्म, किसी स्टेट में रबर प्लांट लगे हैं, किसी में कॉफी होती है, किसी में चाय होती है, किसी मक्का बाजरा होता है, किसी में गेहूं धान गन्ना होता है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों के लिए किसान सम्मान निधि ला करके पूरे देश के 11 करोड़ किसानों को लगातार 2018 से हर साल 3 बार में किस्त देते हैं, 2-2 हजार की, जो सीधे DBT के माध्यम से उनके खाते में जाती है। एक बात। नंबर 2, किसान फसल बीमा योजना। पहले ओले पड़ जाते थे, आग लग जाती थी, तो ऐसे मानक थे कंपनियों के पास इंश्योरेंस की, वो बीमे नहीं देते थे। आज माननीय प्रधानमंत्री उसमें चेंज कर दिया है, जिसका जितना नुकसान होता है उसकी फसल का बीमा का पैसा भी उसको मिलता है। क्योंकि किसान जो खेती करता है वो बोलता नहीं, क्योंकि वो खेत में भी नहीं रहता। जो बाहर के लोग हैं किसानों के नाम पे संगठन बना के चलते, वो बोलते हैं। दक्षिण भारत में मैं गया, वहां रबर प्लांट है, कॉफी की खेती है, चाय के बागान है, वहां का किसान कुछ बोलते हैं। किसान कहाँ बोलता है? यूपी का और पंजाब का। आपने देखा होगा आंदोलन में बहुत ज्यादा राजस्थान पाया जाता है, 3 स्टेट के अलावा बिहार का भी नहीं हो जाता है। तो हर जगह की स्थिति अलग है। ये जो लोग कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। किसानों की फसल बीमा माध्यम से किसानों को क्रेडिट कार्ड, FPO के माध्यम से किसानों को 50% डिस्काउंट पर हम ट्रैक्टर ट्राली देते हैं। अभी एक ऐसी FPO स्कीम आई भारत सरकार की जिसमें 65 लाख रुपए का लोन होगा, जिसमें 45 लाख रुपया किसानों पे सब्सिडी है, मात्र 20 लाख रुपया देना है। इन योजनाओं को किसानों तक लोग पहुंचना नहीं देते। हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के DDA डायरेक्टर उत्तर प्रदेश में पूरा प्रचार करते हैं। अभी जो मैं आपको बता रहा था, एथेनॉल में जो ब्लेंडिंग होगा एथेनॉल डीजल पेट्रोल में, तो एथेनॉल बनेगा किससे? बनेगा पराली से। पराली कहाँ? उत्तर प्रदेश में और पंजाब में, हरियाणा पंजाब में। तो उसको 1 टन की कीमत 1,000 रुपया है, तो कितने रुपया? 100 रुपया कुंटल हो गई पराली कीमत। न सड़क पे पड़ी रहेगी, प्रदूषण भी बचेगा और उनकी आमदनी बढ़ेगी। उनको डेयरी के माध्यम से इतना बड़े प्लांट लगाए, अभी यहीं पर बनारस में माननीय प्रधानमंत्री जी अभी एक शिलान्यास करके गए, शायद उद्घाटन करके गए। तो हम लोग किसानों को आय बढ़ाने का काम कर रहे हैं। किसान संतुष्ट है। किसानों को आयुष्मान कार्ड इलाज का भी मिला है। खाद के ऊपर कितना बड़ा काम किया। नैनो यूरिया 500 ग्राम की खाद जहां 50 किलो की यूरिया काम करती थी, वहां पर आज एक बोतल ड्रोन के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री ने तय किया कि हमारे देश में 15,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उनमें हम 3 करोड़ दीदी को लखपति दीदी बनाएंगे। और ये 2 महीने में, मैं आपको बताऊं, 28 नवंबर से शुरू हुआ
कार्यक्रम जी ड्रोन दीदी का। 1 करोड़ ड्रोन दीदी, हमारी महिला ड्रोन दीदी बन गई लखपति। जी वो ड्रोन के माध्यम से खेत में दवा का छिड़काव होगा। जी डीएपी की नैनो डीएपी, जो हमें अभी डीएपी खाद मिलती थी 1300 की, अब वो मिलेगी 650 की। तो किसान को जागरूक होने दीजिए, उनको सारी चीजें इंप्लीमेंट करने दीजिए। एफपीओ के माध्यम से उनको उपकरण मिल रहे हैं, खाद उनको सस्ती मिल रही है, रासायनिक दवाएं कम हो। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मिलेट्स पे भी जोर दिया। जी मिलेट्स का बजट में नाम रखा श्री अन्न, हम्म, जिसमें मक्का, बाजरा, रागी, कोदो ये सब बहुत ही करेंगे। सराहनीय प्रयास है। सराहनीय प्रयास है। जी और उस पे मैं आपको बता दूं, आमदनी ही आमदनी है, लागत है ही नहीं। ना तो पानी लगाना है और ना खाद डालनी, ना दवा डालनी है। जी और खरीदेगा कौन? जो लखपति होंगे, उद्योगपति होंगे, क्योंकि उन्हें को बीपी है, उन्हें को शुगर है, उन्हें को हार्ट बीमारी है। ये मोटा अनाज पे सब लोग काम करेंगे। मैं समझता हूँ कि हमारे देश का किसान नाराज नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी के अथक प्रयास रहते हैं किसानों की आमदनी वो दूनी बढ़े और उनको तमाम तरीके की सुविधाएं मिले। इसी तरीके समय समय पर वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ बैठते हैं, उनकी सब चीज देखते हैं और किसानों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। बहुत सुंदर। तो राजनीति के साथ आगे बढ़ते हुए अब कुछ बातें आस्था और विश्वास की। अभी हाल-फिलहाल में आपने राम मंदिर के भव्य उद्घाटन को तो आपने भी उसके साक्षी बने ही होंगे और राम मंदिर का जो अनुभव आपका रहा, हम चाहेंगे हमारे दर्शकों के साथ आप उसे साझा करें। हमारे देश में 500 वर्षों से जी। भगवान श्री राम जिन्होंने देश का उद्धार किया, हुँ। राक्षसों पे को यहाँ से खत्म किया, जो हमारे पूजा पगार करते थे ऋषि मुनि, उनको जी, वो राक्षस खंडित करते थे, उनको खत्म किया। ऐसे भगवान राम का मंदिर नहीं बन पा रहा था। जी, और 91 में विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी के द्वारा राम मंदिर आंदोलन शुरू किया गया। जी, अब 2022 में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा मंदिर का लोकार्पण कर दिया गया। 22 जनवरी से लेकर भगवान श्री रामलला अपने अयोध्या में विराजमान हो गए। जी, आज अयोध्या में जाइए, आपको चारों तरफ हरियाली खुशहाली दिखाई देती है। जी, और मैं भगवान का उसका मैं कार्यक्रम का साक्षी बना। मैं 25 तारीख को हमको हमारी कमेटी के लोगों को वहां जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जी, भगवान राम के दर्शन किए। मुझे ऐसा लगता है कि भगवान राम के दर्शन करने के बाद दुनिया में और इनके सामने सब फीका। जी, भगवान राम हमारे उत्तर प्रदेश अयोध्या धाम में आ गए हैं और अयोध्या का काफी, देखिए रेलवे का हो गया, वंदे भारत ट्रेन, अमृत भारत ट्रेन, इतनी ट्रेन चला दी। तो जो माननीय प्रधानमंत्री का सपना है कि 2047 तक हम देश को विकसित करेंगे, हमारा संकल्प विकसित भारत। तो मैं समझ रहा हूं उस कड़ी में भगवान राम का आशीर्वाद मिलेगा और माननीय प्रधानमंत्री फिर तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। निश्चित रूप से देश का विकास होगा और हर समस्या का समाधान, सब चीज की गारंटी मोदी की गारंटी है। और गारंटी की गारंटी अगर कोई है तो मोदी जी की है। जी। आप सबका, आपने हमको यहाँ बुलाया, हमें बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और चलते-चलते सर सेंटर फॉर सनातन रिसर्च के दर्शकों के लिए जो भारतीय विचार संपदा है, भारतीय जीवन शैली है, परंपरा है, परिपाटी है, उसको लेकर के क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा मानना है कि सनातन धर्म है और था और रहेगा। हिंदुस्तान में जो विदेशी कल्चर आया कि अंग्रेजी माध्यम से, पहले यहाँ पर दो थी, एक क्षेत्रीय भाषा, एक हिंदुस्तान की मातृभाषा हिंदी। जी, और हिंदी भाषा में राम राम सिखाया गया, राम के नाम पे ही सब चलते हैं। जी, और रामायण, महाभारत, गीता, ऐसे तमाम हमारे महापुरुषों के द्वारा लिखे गए जी, हमारे पुराण हैं, तो इनको पढ़ें और इनको आगे बढ़ाएं। क्योंकि आने वाली युवा पीढ़ी जी, की जो कंप्यूटर लाइन हो गई है, मोबाइल पे गूगल पे सर्च करते हैं,
उनसे दूरी बने और धर्म पर उनकी आस्था बढ़े, क्योंकि देश को बचाने के लिए हमारे देश के मंदिर जितने हैं उनमें भव्य भगवान की मूर्ति, उनकी गाथाएं लिखी हों, वो जाकर के उन्हें पढ़े। हर माँ बाप से मैं आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ, जब आप मंदिर में जाएं तो अपने बच्चों को जरूर ले जाएं और सनातन धर्म के हिसाब से आप अपने वस्त्र भी धारण करें और मन को भी सुंदर बनाएं। और फूल का हमारे यहाँ बहुत बड़ा सम्मान है कि भगवान को हमने फूल अर्पित कर दिए। ये बच्चों को शिक्षा देना बहुत जरूरी है। आप इस काम को कर रहे हैं, इसलिए आप सबको भी बधाई देता हूँ। जी, अपनी अति व्यस्तता, अनवरत यात्रा और कर्म संलिप्तता के बावजूद आपने हमारा आग्रह स्वीकार किया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं। और इसी के साथ आशा करते हैं कि आपसे फिर कुछ नई जानकारियों के साथ मुलाकात करेंगे। अभी के लिए इतना ही, अनुमति दीजिए। नमस्कार।